दिल दिए हैं दिगा देंगे, ये नहीं तो क्या देंगे। दिल दिए हैं दिगा देंगे, ये नहीं तो क्या देंगे। बस एक मौका दे के देख लो, पूरी इतिहास को समझा के दिखा देंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आप सभी दोस्तों का क्या हाल समाचार है आपकी। आशा करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे और मस्त होंगे और अपनी सफलता की लड़ाई खुद से लड़ रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि है इतिहास का। और हम लोग इतिहास को इतनी बारीकी तरह से समझेंगे, जो कि आपको पूरी उम्मीद के साथ हम बताएंगे और पूरी विश्वास के साथ हम भी कह रहे हैं, जो आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। वे एक या दो लेक्चर देखने के बाद आपको पता जरूर ही चल जाएगा, जो आखिर में कोई फेक बात नहीं हो रही है। तो चलिए अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वे हम लोग इतिहास का रणनीति, जो कि किस प्रकार से इतिहास को हम लोग जानेंगे, उस इतिहास की क्या रणनीति है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करते हुए हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कुछ देर अगर हमारी लेक्चर को अगर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आखिर में इतिहास है क्या। इतिहास को हम लोगों को जानना क्यों जरूरी रहता है, और इतिहास को जानने से हमें किन किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों बता दें कि इतिहास एक ऐसी तथ्य है, अगर बोले तो इतिहास वे तथ्य है जिनसे हमें अतीत के सभी पक्षों के बारे में अध्ययन प्राप्त होता है। अतीत मतलब क्या हुआ, यानी बीते हुए समय के सभी चीजों के बारे में जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है, वे इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। अगर आज हम इतिहास की अगर बात करें, तो इतिहास में आप देखे होंगे बड़े बड़े राजाओं की, बड़े बड़े कंपनियों की बात हुई है, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट की बात हुई है। तो आखिर में उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इतिहास से मिलती है। हमारे भारत पे कई सारे वंश आके, कई सारे राजा आकर, कई सारे जो है कंपनी आके शासन की है, उन सभी चीज़ों की बारी कहाँ से, यानी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इतिहास से मिलती है। तो अगर हम लोग इतिहास को अगर एक लाइन में अगर डिफाइन करें, तो ऐसा भी कर सकते हैं या कह सकते हैं, अतीत के सभी पक्षों के अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं। यानी बीते हुए समय के सभी पक्षों को हम लोग क्या कहते हैं, तो इतिहास कहते हैं। अब देखिए दोस्त, इतिहास के जनक अगर हम लोग बोले, अगर इतिहास के पिता का अगर हम लोग बात करें, तो वह हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस जो है, एक किताब लिखी थी, जो कि हिस्टोरिका नाम की पुस्तक थी। वे 512 ईसा पूर्व के लगभग में लिखा था, और उन्होंने जो है उस पुस्तक में जो है सबसे पहले इतिहास को लिखने की जानकारी दी, जो आखिर में इतिहास कैसे लिखा जाता है और इतिहास को लिखने से क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। वे जो है किसके द्वारा, तो हेरोडोटस के द्वारा दिया जाता है, और इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास के पिता किसको, तो हेरोडोटस को माना जाता है। तो चलिए, अब जो है जब भारत की इतिहास लिखना जब प्रारंभ हुआ था, तो उस समय जो है अगर बोले तो अंग्रेज भी था, और भारत भारत के वैज्ञानिक भी थे, और अंग्रेज सब भी बैठे हुए थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या, जब डिस्कस चल रहा था, तो अंग्रेज बोल रहे थे जो सबसे पहले जो है यूरोपीय लोग जो है इतिहास लिखना प्रारंभ किया। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक का कहना था जो नहीं, सबसे पहले जो है भारत के लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। तो उन्होंने कहा जो आखिर में कैसे, तो प्रमाण दिया भारतीय वैज्ञानिक ने, जो देखिए आप 512 की अगर बात करते हैं, तब जाके इतिहास का आप लोगों को पता चलता है। और हेरोडोटस एक बुक लिखती है जिसका नाम हिस्टोरिका रहता है। लेकिन हम अपनी अगर बात करें, तो आज से 200 वर्ष पीछे, यानी 312 ईसा पूर्व की अगर हम लोग बात करें, तो उस समय में हमारी राजाओं महाराजाओं ने जो स्तंभ लेख लिखाया, गुफा लेख लिखाया, या फिर इतने सारे वेद वेदांग बने, तो आखिर में उनको हम लोग इतिहास में कलेक्ट नहीं यानी कर सकते हैं। तब यूरोपीय वैज्ञानिक कहता है भारतीय वैज्ञानिक को, देखिए, और उसमें एक वैज्ञानिक था यूरोप का, डॉक्टर किथ नाम था। डॉक्टर किथ नाम के वैज्ञानिक कहता है जो भारतीयों को तो इतिहास लिखने की जानकारी था। क्या चीज था, यानी भारतीयों को इतिहास लिखने का जानकारी था। हम ये नहीं कह सकते हैं जो भारतीयों को इतिहास लिखने का जानकारी नहीं था। हम कहते हैं जो भारतीयों को इतिहास लिखने का जानकारी था, लेकिन सुव्यवस्थित तरीका से नहीं था। अगर बोले तो क्रमबद्ध, यानी डेट बाय डेट लिखने का जानकारी नहीं था।
तो फिर जो है अब क्या किया जाए, यहाँ पूरी तरह से जो है भारत की पूरी तरह से अगर बोले तो एक तरह से यानी जो भी चीज था यूरोपियों ने मानने से इनकार कर दिया। तब एक राजतरंगिणी नाम का पुस्तक जो कल्हण के द्वारा रचिता होता है और वे जम्मू कश्मीर के इतिहास पे लिखा जाता है, वे 12 यानी 12वीं शताब्दी में प्रकाशित होता है। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक, उसमें जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास पे लिखा होता है और वे पूरी तरह से तिथि वर तिथि क्रम में जो है लिखा होता है। तब जाके यहाँ से जो है भारत की इतिहास लिखना प्रारंभ हुई थी। और भारत की पहली पुस्तक अगर राजतरंगिणी अगर बोले तो कल्हण के द्वारा 12वीं सदी में लिखा गया था, जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास पे लिखा गया था। ठीक है साथियों, इसी मस्ती के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है यानी हेरोडोटस जो है यानी बोले तो इतिहास का जनक या पिता भी हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो यानी 425 ईसा पूर्व में लिखा था। ठीक है, या 525 भी कह सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, इसका कोई फैक्ट नहीं है और किसी को पता भी नहीं है जो आखिर में कब लिखा गया था। तो ये जो है इतना ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अब देखिए दोस्त, मानव जाति का पालना अगर हम बात करें, मानव जाति का पालना अफ्रीका देश को यानी अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। आखिर में कैसे मानव जाति का पालना जो है अफ्रीका देश को कहा जाता है, तो आपको हम बताते हैं। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्या चीज, जो अफ्रीका का जो एरिया था और अफ्रीका महादेश जो था, वहां से जो है हमारी जो पूर्वज बंदर से जो है धीरे धीरे इंसान का रूप लेते गए। तो उन्होंने जो है सबसे पहले अफ्रीका में रहता था वे, और अफ्रीका से धीरे धीरे जैसे ही अफ्रीका क्वांटिटी से धीरे धीरे विस्तार होते गया और उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती गई, तो वे धीरे धीरे बढ़ते गया आगे की तरफ। तो वहां से जो है अफ्रीका यानी मानव जाति का पालना का अगर बात करें, यानी मानव जाति जहां से उत्पन्न हुआ वह अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। और वहीं से जो है अफ्रीके से पूरी दुनिया में आज मानव की जो है उत्पत्ति हुई है और मानव पूरी तरह से फैला हुआ है अफ्रीका महादेश से। तो इसीलिए कहा जाता है जो मानव जाति का पालना अगर हम कहें तो अफ्रीका देश को कहते हैं, लेकिन अगर वहीं पर सभ्यता की पालना अगर कहें तो वे एशिया महादेश को कहते हैं। क्या चीज, मानव जाति का अगर पालना का बात करें तो वे अफ्रीका देश है, हम इसमें संकोच नहीं करते हैं। आपका मानव जाति का पालना अफ्रीका होगा, लेकिन सभ्यता का पालना जो है एशिया महादेश में हुआ है। जो सिंधु सभ्यता बनी या फिर बोले तो बहुत सारी अन्य कई सारी सभ्यता बने, वैदिक सभ्यता हुआ, तो उन सभी सभ्यताओं का अगर पालना अगर है तो कौन है, तो एशिया महादेश है। ठीक है, एशिया महादेश है। अब इसी प्रकार से जो है अब बोला क्या जो ठीक है, क्यों नहीं, अब हम लोग बात करते हैं कितना, तो पूरी तरह से अगर बोले तो 312 यानी 2000 ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं, फिर 50,000 ईसा पूर्व की बात करते हैं, 1 लाख ईसा पूर्व की बात करते हैं। तो उस प्रकार से इतिहासकार का कहना था जो आखिर में हम इनको पढ़ेंगे कैसे। तो इतिहासकार ने कहा देखिए हम इनको दो आधार पे बांट सकते हैं, एक तो काल के आधार पे बांट सकते हैं और एक तो समय के आधार पे बांट सकते हैं। तो काल के आधार पर जो है इतिहासकार ने 3 भागों में विभाजित किया और समय के आधार पर जो है कितना 2 भागों में विभाजित किया। समय के आधार पर 2 भागों में कैसे विभाजित किया, तो देखिए हम आपको बताते हैं। समय के अनुसार जो है 2 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले तो कहा है जो ईसवी यानी ईसवी, और दूसरा बोला जो ईसा पूर्व। ईसा पूर्व देखिए इसमें अब इसी और ईसा पूर्व में क्या है, तो सबसे पहले देखिए यानी अगर इसको अगर हिंदी बोले यानी इंग्लिश बोले तो एडी और इसको बीडी या बी एडी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको समय के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया। एक पहले ईसा ईसवी और उसके बाद ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का अर्थ हुआ जो ईसा मसीह के जन्म से यानी जो पिछला का समय था उसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसवी का अर्थ हुआ जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय को हम लोग ईसवी कहते हैं। तो इस आधार पे जो है समय के आधार पे 2
दो भागों में बांटा गया, एक ईसा पूर्व और एक ईसवी। इसी प्रकार से जो है, अब बोला क्या, जो इस तरह से ईसवी और ईसा पूर्व को तो हम लोग बांट लिए, लेकिन आखिर में इसको अध्ययन कैसे करेंगे? तो बोला देखिए, अब जो है काल के आधार पे हम लोग तीन भागों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले होगा क्या चीज? तो सबसे पहले होगा प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। इनको काल के आधार पे तीन भागों में बांट गया है। सबसे पहले प्रागो ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इनसे पहले भी जब हम हिस्ट्री को स्टार्ट किए थे तो पूरी तरह से मध्यकालीन भारत को अगर खत्म किए थे, तो आप लोगों को पता होगा जो हमारी बोर्ड जो मदद करती थी, वे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अदा करती थी। और इतनी बेस्ट शॉर्ट नोट्स आप लोगों को इस बोर्ड के माध्यम से तैयार हो जाएगा, जो कि आपको अनुभव भी नहीं होगा जो आखिर में ये कैसे हो गया। तो इसलिए दोस्त, आप जब भी बैठिए तो आप अपनी एक कॉपी कलम लेके बैठिए, ताकि हमारी इन बातों को देखिए, हमारे पास उतना सामग्री नहीं है जो कि डिजिटल बोर्ड पे और कुछ इस तरह से कुछ प्रोवाइड कर सके। अगर बोलिएगा तो हैंड राइटिंग नोट्स जो हम खुद का बनाए हैं, वे अगर बोलिएगा तो हम अपलोड करवा सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर इसका जो है पीपीटी और वे कोई इतना संभव भी नहीं है, और उतना बोले तो सक्रिय भी नहीं है। अगर रहते तो फिर आज आप लोगों के साथ इस प्रकार से नहीं जुड़े रहते। तो दिक्कत तो है, लेकिन अगर इस दिक्कत को अगर देखें तो आप इन सभी असुविधाओं को देखते हुए आप बस केवल अपनी नॉलेज को देखिए, जो आखिर में हम कहाँ तक ग्रहण कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को देखिए। इन फालतू की बात को नहीं रखते हुए जो आखिर में है, क्या है क्वालिटी, क्या है फिर क्या बोर्ड नहीं है डिजिटल। देखिए हम मानते हैं जो आज मॉडर्न युग है, और मॉडर्न युग में जो है टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये भी मानना चले, यानी मानना पड़ेगा जो जिसका जो लेवल होता है उस लेवल से स्टार्ट करके बहुत आगे तक जाता है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं जो आगे तक पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, बात विचार तो होती रहेगी। बहुत लंबे समय तक आप लोगों का, यानी आपके साथ ये जर्नी होगा। तो सबसे पहले देखिए, अब इतिहास को यानी इस काल के आधार पर तीन भागों में बांटा। सबसे पहला कौन सा? तो प्रागो ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल और एक आद्य ऐतिहासिक काल। क्या क्या चीज दोस्त? तो प्रागो ऐतिहासिक काल, प्रागो ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। अब देखिए प्रागो ऐतिहासिक को अब हम लोग देखिए, अब यहाँ से जो है अपना, अब खुद का अपना हम एक जलवा दिखाते हैं, जो यहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, और इस प्रकार से जो हर टीचर पढ़ाता होगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन किसी का उल्लंघन नहीं करते हुए, क्योंकि हमसे बहुत सीनियर सब और श्रेष्ठ सब है, ये नहीं कह सकते हैं कि अपना, हम भी किसी से सीखे होंगे तो आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं, प्रागो ऐतिहासिक अगर हम बात करते हैं, प्रागो ऐतिहासिक काल का अगर हम लोग बात करते हैं, तो अब प्रागो ऐतिहासिक से हम लोग अब जो है अपने अंदाज में पढ़ेंगे। हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ से जो है अपनी तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, जो आखिर में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए अब जो है प्रागो ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले पाषाण काल को देखेंगे, उसके बाद ताम्र पाषाण काल को देखें, या नव पाषाण काल को अगर बोले ना, यानी ताम्र पाषाण काल या फिर उसी को नव पाषाण काल या कुछ भी कहे, तो अभी इधर जो है कोई सिलेबस डिसाइड नहीं रहता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग यानी प्रागो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग पाषाण काल को देखेंगे। अब पाषाण काल को जो है तीन भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल को, उसके बाद पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल को, उसके बाद पढ़ेंगे नव पाषाण काल को। देखिए दोस्तों पाषाण काल में जो क्या होता है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो प्रागो ऐतिहासिक काल का अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रागो ऐतिहासिक काल में क्या होता है, तो देखिए प्रागो ऐतिहासिक काल में ना तो मानव जो है ना तो लिखना जानता था और ना ही बोलना जानता था, और न ही ज्यादा समझता था, बस खाना बदोश था। वे अपनी पेट भरता था और खाना, बस खाना खाना और अपनी कहीं पर आराम से रहे और सोए रहे, हो गया, बात खत्म है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं थी और ज़्यादा टेंशन देने की बात नहीं थी, बस अपने में मस्त था, खाना बदोश था, खाने का इच्छा था, जितना खाए, जितना भर दिन किए, बस खाने के लिए किए। तो बस प्रागो ऐतिहासिक काल में यही था, मानव जो है ना तो लिखना जानता था और ना तो पढ़ना जानता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही, लेकिन अब अगर बोलिएगा बोलना जानता था, हाँ बोलना जानता था, लेकिन उसका भाषा जो है आप लोगों को यानी हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
तो आपको पता है ना, जो हर चीज़ का लैंग्वेज अलग है। अभी अगर हम लोग बिहार से हैं, ठीक है? अगर बिहार से अगर कहीं अगर बंगाल चले गए ना, तो ससुरा बंगालवा के भाषा हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ से नेपाल चले जाते हो तो नेपाल की भाषा नहीं समझ में आती है। तो हम लोग अभी बात करते हैं 1 लाख ईसा पूर्व के, तो 1 लाख ईसा पूर्व की भाषा आप लोगों को कैसे या हम लोगों को कैसे समझ में आ जाएगा? ये तो कुछ तो है, बात जो समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में जो था, लोग जो था ना, वे पढ़ना जानता था, नहीं सॉरी, पढ़ना नहीं जानता था और ना ही लिखना जानता था, ठीक है? अब लेकिन जैसे ही आद्य ऐतिहासिक काल आ गया, आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ क्या, लोग जो है लिखना तो समझ गया, किसी न किसी कोड का यूज करके लिख तो लेता था, लेकिन उसको जो है अभी तक पढ़ना नहीं आता था। और इसकी अगर हम लोग मुख्य बात अगर बताएं ना, तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोगों को आद्य ऐतिहासिक काल की भाषा अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आया है। हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं जो आखिर में क्या लिखा है या फिर क्या नहीं लिखा है। आप उसका बात करते हैं, हम लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया है जो आखिर में क्या लिखा है। सरकार ने तो कई सारे पैसा भी यानी दिया, जो अरे कोई पढ़ के दिखाओ तो हम उनको इनाम भी देंगे, लेकिन कोई आज तक पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि वे खुद जानता ही नहीं जो आखिर में इसको पढ़ा कैसे जाए, ठीक है? तो अब देखिए, फिर से एक बार चर्चा करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव जो था वे खाना बदोश था, केवल खाना पे आश्रित था। वे जो है प्रागैतिहासिक काल में मानव पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। लेकिन आज ऐतिहासिक काल में मानव क्या हुआ, लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल में जो है सुव्यवस्थित तरीका से मानव जीने के लिए सीख गया और हर किसी का आशय होने लगा जो आखिर में हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ये खाना बदोश से उठ के अपने खाना को संग्रह करने लगा जो भविष्य में काम आए, या फिर कुछ करने लगा, तो ऐतिहासिक काल में ऐसे होने लगा, ठीक है? और ऐतिहासिक काल में पढ़ना और लिखना सब चीज जानने लगा और उसका बात विचार जो है हम लोग समझने भी लगे, ठीक है? अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में हम लोग अब देखते हैं तो सबसे पहले पाषाण काल को पढ़ेंगे। अब जो है उतना ज़्यादा लंबा भी ठीक नहीं होता है, शुरुआत में आप लोगों को पता ही होगा। जब आप लोग बेस्ट तरीका से जुड़िएगा ना अगर मस्त से, तो जिस प्रकार से एक लहर होती है ना, तो उस लहर से पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। लेकिन कभी इधर कभी उधर करने से ज़िंदगी, देखिए ज़िंदगी बहुत कठिन है, आप लोगों को पता है ज़िंदगी जीना बहुत कठिन है। हर कोई कुछ ना कुछ ठोकर खा के सीखता है और कोई जो है दूसरे के ठोकर देख के सीखता है, क्योंकि ठोकर खा के अगर सीखते हैं ना, यानी सीखने लगे ना लोग, तो ऐसे ऐसे 7 जन्म भी ले लेगा ना, तो पर भी ठोकर खा खा के नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए कुछ जो है लोगों की ठोकर से सीखता है और कुछ जो है खुद का ठोकर खाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सफल नहीं हो पाइएगा ना, सबसे ज्यादा अगर ताना कोई मारता है तो वे अपना ही लोग मारता है। लोग झूठों से कहता है जो पड़ोसी मारता है, नहीं, पड़ोसी नहीं मारता है, बात बात में अपना ही मारेगा। जैसे कि मामा का बेटा हो गया, फिर कोई क्यों ना हो इत्यादि, अपना ही लोग जो ज्यादा करीब रहता है ना वही ताना मारता है। ये गलत भ्रम में नहीं रहिएगा जो हमको कोई आके कहेगा जो आखिर में क्यों नहीं हुआ, वे अपना ही आदमी होता है। और जितना तकलीफ अपना लोग देता है ना, उतना तकलीफ जो है ना पड़ोसी कभी नहीं देगा। पड़ोसी कभी हुआ तो साल 2 साल में अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये हुआ जो बात बात में बोल देगा जो ऐसे वैसे, या फिर अगर बोले तो वे आपके मुंह पे नहीं साइड में अथी करते रहेगा जो देखो ना फलाना का बेटा का इतना दिन से पढ़ता है, नौकरी नहीं हुआ कि कुछ नहीं हुआ, वे साइड में बोलेगा। लेकिन अपना लोग जो है ना डायरेक्ट मुंह पे बोलता है, जितना दिन से कर क्या लिए हो। तो ये तकलीफ जो है ना बहुत ही दर्दनाक तकलीफ होती है, जो कि अनुभव करने और ना करने से जो है ना कुछ बदलाव नहीं होता है। तो ये तकलीफ बहुत अलग होती है। तो अब जो हम लोग है पाषाण काल को समझेंगे। पाषाण काल के बाद जो है हम लोग ताम्र पाषाण काल को देखेंगे। और पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या चीज, तो एक आता है पूरा पाषाण काल, और उसके बाद मध्य पाषाण काल, और उसके बाद नव पाषाण काल। सबसे पहले क्या चीज, तो पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, और उसके बाद नव पाषाण काल, ठीक है? उसी प्रकार से जो है देखिए आद्य ऐतिहासिक काल को भी जो है ना
आदि ऐतिहासिक काल में भी हम लोग सबसे पहले सिंधु सभ्यता को देखेंगे। क्या चीज? तो सिंधु सभ्यता को देखेंगे और सिंधु सभ्यता को जानेंगे, जो आखिर में सिंधु सभ्यता क्या है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऐतिहासिक काल में। अब ऐतिहासिक काल में जो है 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? तो आधुनिक भारत। अगर हम इसको बोले ना तो ऐसा भी बोला जाता था, प्राचीन भारत और मुस्लिम भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत, या बोले तो यूरोपीय भारत। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे करके पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग, अब इधर देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल में जैसे ही आएंगे तो प्राचीन काल पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन काल पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक काल पढ़ेंगे। ठीक है। अब प्राचीन काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राचीन काल में जैसे कि वेद हो गया, उपनिषद हो गया, उसके बाद जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, मौर्य वंश हो गया। मौर्य वंश में जो है आपको मगध, यानी मगध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। महाजनपद है, महाजनपद में मगध महाजनपद को देखेंगे, जो कि 16 को महाजनपद है, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा उन्हीं महाजनपद को देखेंगे। जैसे कि मगध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मगध महाजनपद को देखेंगे। और मगध में जो है हम लोग हर्यंक वंश को देखेंगे। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश को देखेंगे। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश को देखेंगे। नंद वंश के बाद मौर्य वंश को देखेंगे। और कई सारे वंश है इस बीच में, सभी वंश को देखते हुए जो है हम लोग ये मौर्य उत्तर काल में पहुंचेंगे। ठीक है। और मौर्य उत्तर काल को हम लोग जानते हुए जो है मौर्य उत्तर काल को जानेंगे। और मौर्य उत्तर काल को जानने के बाद जो है हम लोग ब्राह्मण समाज को जानेंगे, जो आखिर में ब्राह्मण समाज क्या था और ब्राह्मण समाज की क्या स्थिति थी। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है प्राचीन भारत में चर्चा करेंगे, प्राचीन काल में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है इसमें शुंग वंश को देखेंगे, कण्व वंश को देखेंगे, सातवाहन वंश को देखेंगे। शुंग वंश वही पुष्यमित्र शुंग, जो कि 84,000 से भी कई गुना ज्यादा जो है बौद्ध भिक्षुकों को मार डाला और हिंदू यानी ब्राह्मण समाज का उदय हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे जो क्या था प्राचीन भारत और क्या है नहीं है। वेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज है प्राचीन भारत में पढ़ने के लिए। तो जुड़े रहिए ना आप सब यार, टेंशन क्यों लेते हैं? जब यहाँ पर आ ही चुके हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस अब टेंशन देने की बात है। अब जब जुड़ चुके हैं तो सोच लीजिए तैयार है, बस आप लोगों की कमी है। आप लोग जुड़े रहिए और हमारी इसी प्रकार से तैयारी चलते रहेगी। ठीक है। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग जैसे ही इन सभी चीज को खत्म कर लेंगे तब आएंगे मध्यकालीन भारत में, जो कि मध्यकालीन भारत में आएंगे। और मध्यकालीन भारत जैसे ही प्राचीन भारत में दोस्त 700 ईस्वी के पास हम लोग पहुंचेंगे ना, 700 ईस्वी के, तो 712 ईस्वी से जो है ना मुस्लिम का आक्रमण होना शुरू हो जाएगा भारत में। और मुस्लिम जो है आक्रमण करने लगेगा भारत पे। तो उस प्रकार से जो है अब जब मुस्लिम आक्रमण कर रहा है, कोई जब आक्रमण करेगा तो कभी न कभी वे सत्ता पे बैठने की जोर जबरदस्ती जरूर ही करेगा, जो आखिर में कैसे सत्ता पे बैठा जाए और किस प्रकार से हम सत्ता पे बैठेगा, इस प्रकार की तो लड़ाई होबे करेगी। और इस प्रकार से जो है दिल्ली दिल्ली सल्तनत का स्थापना होगा। और दिल्ली सल्तनत में जो है हम लोग वंश को पढ़ते जाएंगे। जैसे कि हो गया दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, बहुत सारे जो है इसमें तथ्य को जानेंगे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत के बाद आपको मुगल वंश आ जाएगा मध्यकालीन भारत में। अब यानी मुगल वंश के बाद जो है हम लोग जब आधुनिक भारत पे जब घुसेंगे तो उसमें हम लोग जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो है हम लोग आएंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन भारत में कैसी हुई। और शिवाजी महाराज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से किस प्रकार से लड़ने के लिए जो है अग्रसर थे। लेकिन उस समय में जो है यानी मानते हैं मराठा सम्राट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई की थी। लेकिन अगर छत्रपति शिवाजी की अगर देखें ना बात अगर करें थोड़ी सी, तो वे जो है औरंगजेब टाइम में था और बहुत ही क्रूर शासक था औरंगजेब, जो कि कई बार लूटपाट भी मचाया था छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर उसकी अगर बात करें तो उसका जो है अलग से हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानेंगे। अभी बस शुरुआत है, बस धीरे धीरे चलते रहेंगे। बस
आपको हम एक अंदाज दिखा देते हैं जो आखिर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को देखेंगे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन किया, उस शासन अधिनियम को देखेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी के आंदोलन को देखेंगे, महात्मा गांधी युग देखेंगे। उसके बाद नेहरू काल देखेंगे, और नेहरू काल के बाद जो है हम कुछ और आंदोलन को देखेंगे जो अन्य नेताओं के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद जो है हम लोग विश्व यानी विश्व इतिहास को जानेंगे, और वहां से जो है पूरी तरह से इतिहास को द एंड करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या ही समझ में आया होगा। तो एक बार हम झलक दे देते हैं, जो देखिए पूरी तरह से रणनीति बना चुके हैं जो आखिर में किस किस प्रकार से हमको पढ़ना है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग जो है शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोले तो प्राग यानी प्रागो ऐतिहासिक काल से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग पाषाण काल को, अब हम लोग यानी पाषाण काल बोले या इसी को फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोले तो बात एक ही होता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को अलग से पढ़ लेंगे, और पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को एक जगह कलेक्ट करके पढ़ लेंगे, और सिंधु सभ्यता को अलग पढ़ लेंगे। इस प्रकार से अगर हम लोगों का जिस प्रकार से रणनीति बना है, और रणनीति के अनुसार से अगर हम लोग अगर पढ़ लिए, तो सोच लीजिए जो इतिहास का कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको पूरी तरह से याद नहीं हो जाएगी, क्योंकि ईस्वी और क्रमबद्ध तरीका से पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही अलग और टफ लेवल की बात है। और इस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से इतिहास का अगर हम लोग बात करें, कहानी नहीं होता, उस प्रकार से कहीं कहीं पर कुछ कुछ सा ऐसा फैक्ट आएगा जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन बाद बाकी आप टेंशन मत लीजिए, कहानी की तरह आपको रटा दिया जाएगा। अगर बोले तो एक बार सुनिए और 7 साल तक याद रखिए, ऐसी वाली जो है बंधन में आप लोगों को बांध देंगे। बस जय हिंद दोस्तों, बस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास किए होंगे और समझ में भी आया होगा। इसमें कहीं पर भी अगर आपको त्रुटि दिख रहा है, या फिर कहीं पर भी हमारे अंदर बोलने की कैपेसिटी या फिर हमारे अंदर कोई त्रुटि है, तो आप एक बार कमेंट के जरिए हमको ज़रूर ही बताने का प्रयास कीजिए जो आखिर में कहाँ पर क्या त्रुटि नज़र आ रही है और क्या त्रुटि है। इन सभी चीज़ों को हम भी नज़रअंदाज ना करते हुए और जो है अपनी नज़र में बनाए रखेंगे, जो आगे जो है इस प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो, जिनसे कि हम सभी जो एसएन रिसर्च सेंटर के फैमिली हैं उन सभी को किसी प्रकार की दिक्कत हो। तो जय हिंद साथियों, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपकी फिर से न्यू क्लासेज में।